नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। मंथन में आज बात करेंगे बदजुबानी सिर के ऊपर पानी। नूपुर शर्मा की बदजुबानी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि पानी सिर के ऊपर चला गया। नूपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनकी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव को लेकर अब सीधा सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। आजमगढ़ में जरूर बहुजन समाज पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। इसके क्या मायने हैं, क्या उद्देश्य हैं, इसका भी विश्लेषण करेंगे और बात करेंगे उस खूंखार आतंकवादी की जिसने काशी में 16 साल पहले ब्लास्ट किया था। बदजुबानी सिर के ऊपर पानी, वाकई पानी सिर के ऊपर चला गया। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली से मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली नूपुर शर्मा ने ऐसी बदजुबानी कर दी कि भारतीय जनता पार्टी के गले नहीं उतर रही है। मतलब ना उगल पा रही है और ना लील पा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निंदा, आलोचना और भारतीय सामानों की अरब देशों में बहिष्कार की धमकी को लेकर ये कार्रवाई तो कर दी गई है, लेकिन अब इसके बाद एक नई मांग, एक नए तरीके से जो अरब देश हैं वो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और दूसरे सज्जन जिनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल ही दिया गया है, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन जिंदल, उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया 6 साल के लिए और इनको निलंबित किया गया है, मोहतरमा को। इसको लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बन रहा है वो अपने आप में उसका एक नए मोर्चे पर भारत को लड़ना पड़ रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत की छवि को बनाया है, उसका निर्माण किया है, निश्चित तौर पर ये इस तरह की स्थितियां असहज करती हैं। और जो विदेश मंत्रालय है या जो हमारे दूतावास हैं अरब कंट्रीज़ में, चाहे वो कतर हो, चाहे ओमान हो, दुबई हो, जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ के हमारे राजदूतों को बुलाकर इस पर सख्त एतराज़ जताया गया है। ओमान में भारत के राजदूत ने बाकायदे लिखकर वहाँ के सरकार को, वहाँ के लोगों को संतुष्ट किया कि भारत की सरकार इस तरीके का मंतव्य नहीं रखती। अगर दुनिया में कहीं मुसलमान सुरक्षित है तो भारत में, अगर सबसे सांप्रदायिक सद्भाव से कहीं रहता है तो भारत में। ये बात ओमान में भारत के राजदूत ने, ओमान की जिन लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे, ओमान की सरकार ने और वहाँ के लोगों ने, उस पर भारत के राजदूत ने वहाँ जवाब भी दिया है, जहाँ तक मेरे पास ये जानकारी है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अराजक तत्वों के कारण, अराजक तत्व, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि ये सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं, अराजक तत्वों की हरकत है और उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल अराजक तत्व हैं? बड़ा सवाल है। अगर फॉरेन मिनिस्ट्री या वहाँ के राजदूत, जो भारतीय राजदूत हैं, उनकी भाषा का रेफरेंस लें तो उन्होंने अराजक तत्व का इस्तेमाल किया है शब्द का। ये अपने आप में, इसी तरह OIC ने, जो अरब देशों की एक संस्था है, उसने एक तरीके से एक अलग तरीके का प्रेशर बनाने की कोशिश की है। भारत के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो कुछ देश हैं ये पाकिस्तान के इशारे पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम किसी तरीके से दबाव में आने वाले नहीं हैं, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। इस टिप्पणी को लेकर एक तरह की से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। बड़ा सवाल यही है कि वास्तव में ये लोग जो प्रवक्ता हैं, जो बड़े बड़े पदों पर, टीवी चैनलों पर बैठते हैं, ये क्या सोचते हैं?
इनके ये क्या समझते हैं, ये क्या राजनीतिक पार्टी को क्या समझते हैं? इनको ये पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसके आप नुमाइंदे हैं, उस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। जिस भी टीवी चैनल में आप रहते हुए इस तरह की हरकत आपने की, उसकी वजह से पूरी पार्टी को आपने कटघरे में खड़ा किया और भारत सरकार के लिए भी स्थितियां असहज की। विपक्ष इस बात को जरूर कह रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हम सरकार के खिलाफ हैं। विदेशों में प्रधानमंत्री के चित्र का भी गलत इस्तेमाल किया गया। अरब कंट्रीज में कुछ इस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, हालांकि वो सच हैं झूठ हैं इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आई जो अपमानजनक है। भारत की 130 करोड़ की जनता इस तरीके की हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सब निंदा करते हैं, इस तरह की हरकत नहीं की जानी चाहिए। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि वो हमारे अंतर जो भारत के अंदर भले ही हमारी विचारधारा, हमारे तौर तरीके राजनीति के अलग हों, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके खिलाफ किसी तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नाकाबिले बर्दाश्त है। इस तरीके के बहुत सारे बयानात आए हैं। और इस बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाई जब बाकी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कोई कानपुर की घटना में गिरफ्तारियां हो रही हैं, पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, नूपुर शर्मा क्यों नहीं गिरफ्तार हुई? ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो बवाल की जड़ है, वो कह रहे हैं कि जो बवाल की जड़ है नूपुर शर्मा, उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है? और ये सही बात है कि पानी सिर से ऊपर कैसे गया। फौरी तौर पर आपको बता देते हैं, इस बयान के बाद पूरे देश में तरह तरीके से मौलानाओं उलेमाओं के बयान आने लगे कि वो प्रदर्शन करेंगे, वो धरना देंगे। 10 तारीख को मौलाना तौकीर रजा ने भी प्रदर्शन की चेतावनी दे रखी है। बरेली शरीफ के मौलाना है वो, उन्होंने भी चेतावनी दे रखी है। तो कुल मिलाकर इसी तरीके से कानपुर में हयात जफर आसमी नाम का ये शख्स जो मुख्य आरोपी है कानपुर हिंसा का, उसने भी बाकायदे सोशल मीडिया पर पोस्टरबाजी करके 5 जून को एक जलसे का ऐलान किया था, एक तरीके से प्रदर्शन का ऐलान किया था। लेकिन अंदर ही अंदर व्हाट्सएप के जरिए एक ऐसी प्लानिंग बनी कि 3 जून को ही जैसे जुमे की नमाज दोपहर में खत्म हुई, हजारों की भीड़ सड़क पर आ गई, दुकानें बंद कराने लगी, पेट्रोल बम चलाने लगी, पत्थर चलाने लगी, कई लोग घायल हुए, तमाम लोगों को चोटें लगी। और ये तस्वीरें दिख रही हैं, हजारों लोगों के लगभग 1000 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। इसमें 65 जो ज्ञात हैं, बाकी अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा कायम किया है। हयात जफर हाशमी समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं अब तक, और जफर हाशमी को पुलिस ने 14 दिन की रिमांड पर भी लिया है। कुल मिलाकर ये पूरा प्रकरण जो रचा गया, SFI का भी नाम उसमें आ रहा है कि SFI की फंडिंग की वजह से इस तरीके की घटना हुई। लेकिन ये बवाल, ये मौका कहां से मिला? बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई नूपुर शर्मा अगर ऐसी हरकत नहीं करती, अगर पैगंबर मोहम्मद साहब पर उनकी टिप्पणी नहीं होती तो शायद इस तरह की स्थितियां नहीं होती। ठीक है, हम कह रहे हैं कि कोई अंदर कोई षड्यंत्र कर रहा है देश के खिलाफ, तो वो इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर में जरूर होगा और उस पर वो कार्रवाई करती, और षड्यंत्रकारी इस देश में बर्दाश्त नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तव में ये कहीं ना कहीं जो इसके सूत्रधार हैं, ये मोहतरमा है जो आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, और इनके साथी, उनकी भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, वो भी ट्विटर पर जहर उगला करते हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता थे, अब थे 6 साल के लिए बाहर किए गए, इनके साथ थोड़ी नरमी बरती गई, इन्हें निलंबित किया गया है। ये दूसरे शख्स आ गए, नवीन जिंदल हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इनके अध्यक्ष आदेश गुप्ता जो दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने पत्र में कहा कि इन्होंने शरारतपूर्ण बयान दिए बाकायदे। तो ये प्रवक्ता ये ना समझें कि इस तरह की हरकत करके उनके अध्यक्ष, उनकी पार्टी, उनकी सरकार उन्हें डिफेंड करेगी, क्योंकि ये आपको डिफेंड करना है। अगर जो आप कहते हैं वो आपका कहा सुना है तो कहीं इसमें ना जाइए। हमें लगता है इन लोगों को एक भ्रम हो गया कि बहुत सारे प्रवक्ता बहुत गंदा बोल के राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे जिस दल के वो रहे हो, राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए, राज्यसभा चले गए, मंत्री बन गए, कोई किसी कमेटी का चेयरमैन हो गया, किसी संस्था का चेयरमैन हो गया, मौज उड़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये लोगों के अंदर भी इसी तरह के रहे कि भाई अगले बार लोकसभा में किसी को टिकट मिल जाएगा, विधानसभा में टिकट मिल जाएगा। नवीन जिंदल भी कहीं ना कहीं से दिमाग लगाए रहे होंगे, उसी मुझे लगता है अति उत्साह में ये हुआ है। लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ इस देश के लिए,
उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगातार उन परिस्थितियों में भी, जब पूरे देश में रामनवमी के अवसर पर, शिवरात्रि के अवसर पर पूरे देश में जब झड़पें हुई, तो उत्तर प्रदेश में कहीं पत्ता नहीं हिला। लेकिन इस हरकत ने एक तरीके से उत्तर प्रदेश को आहत किया है। उत्तर प्रदेश का जो अति संवेदनशील शहर कानपुर है, वहां इस तरह की घटनाएं हुई। रविवार को हिंसा भड़की और जबरदस्त हिंसा हुई। वे तस्वीरें पथराव की हैं। कल और आज स्थिति काबू में है। 40 जिन्होंने पथराव किया, जो 40 पत्थरबाजों की तस्वीरें कानपुर में प्रमुख इलाकों पर चौराहे चौराहे लगा दी गई हैं। वो तस्वीरें चस्पा कर दी गई हैं। उन तस्वीरों के आधार पर और एक फोन नंबर भी दे दिया गया, और ये भी इसके नीचे पुलिस ने लिखा है कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसके बाद बहुत सारे फोन अब आने लगे हैं। ये वो पेट्रोल पंप है जहां से बोतल में पेट्रोल दिया गया था, इसी बोतल में लाए पेट्रोल से पेट्रोल बम बनाकर हमला किया गया था दंगाइयों द्वारा, पत्थरबाजों द्वारा, और जो शरारती तत्व हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनके द्वारा। ये तस्वीरें हैं। ज्यादातर इसमें आप देखेंगे तो नौजवान बच्चे हैं, 16 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, मुझे लगता है 25 साल से ज्यादा उम्र का शायद ही कोई व्यक्ति हो। इनका खूब इस्तेमाल किया गया है, इन्हें उकसाया गया है, इनकी भावनाओं को उकसाया गया है। कोई भी उम्रदराज आदमी नजर कम ही आ रहा है। ये सब युवा हैं, इनको भड़काकर, इनके हाथ में पत्थर थमा कर, अब इतने भी खैर नादान नहीं है कि कोई कहेगा बेटा पत्थर फेंको और फेंक देंगे, ऐसा भी नहीं है। कहीं ना कहीं इनके माइंड को वाश किया गया, इनके दिमाग में जहर भरा गया। जहर भरने, जो जहर बुझे तीर चलाते हैं, उन लोगों को कम से कम पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन अगर ये गुनहगार हैं तो नूपुर शर्मा भी इनसे कम गुनहगार नहीं है। आज हमारे सहयोगी विशाल ने दिन भर पल पल की जानकारी को दी और सारी चीजें स्पष्ट हो गई कि भाई ये 40 लोग वो हैं जिनको पुलिस नहीं पहचानती, और अभी एक दो लिस्ट और आने वाली हैं जिनकी चौराहे चौराहे जिनकी फोटो चस्पा की जाएंगी। तो ये कुल मिला के हालात हैं। लेकिन जैसा हमने मंथन में इसको हम लेकर आए हैं कि बदजुबानी और सिर के ऊपर पानी, तो वाकई पानी सिर के ऊपर चला गया है। देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे मित्र वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी साहब भी जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। आलोक जी, आपने उस दिन कहा भी था कि बहुत सारी चीजें हैं, ये जो माहौल बना है, इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वो उनके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। आपने हमारी आपकी बाद में फोन पर भी बातचीत हुई थी कि वास्तव में स्थितियां क्या हैं। लगभग वही स्थितियां सामने आ गई कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने असहज होना पड़ा। वो कौन सी परिस्थितियों का निर्माण हुआ जब हमें थोड़ा सा असहज महसूस करना पड़ा। लाख आप कहिए, आप अपना सीना ठोकिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें असहज होना पड़ा। ये कहना पड़ा कि भाई अगर कतर में भारत के राजदूत ये कहते हैं कि भाई सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये अराजक तत्व हैं जिन्होंने बयान दिया, तो मेरा सवाल है कि क्या नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल अराजक तत्व हैं? आलोक जी, लेकिन दो चीजें हैं। अगर वो मानते हैं कि अराजक तत्व है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर वो मानते हैं, भारत सरकार भी अगर मानती है ऐसा, तो नंबर 1। लेकिन मामला ये नहीं है, मामला हमको समझना पड़ेगा। अभी जो नूपुर शर्मा का जो जिस तरीके से उन्होंने अपना खंडन और खेद जताया है, उसमें ये नहीं है कि जुबान फिसल गई। उन्होंने भी एक अलग तरीके का एक कंडीशनल दिया है। सशर्त ये था कि वो उनके धर्म वालों को कुछ कह रहे थे, तो इसलिए रोष में उनसे निकल गया, इसका वो खेद जताते हैं। सवाल ये है कि रोष में निकल गया किसी के, आप पैगंबर के बारे में अगर ऐसी बातें करें आप, और अगर यही नूपुर शर्मा ने अगर ये राम के बारे में अगर ऐसा बयान दिया होता तो क्या होता? क्या एनएसए कितनी दूर होती है उनसे? ये भी हमको समझना पड़ेगा। और अगर विपक्ष की होती तो मेरे ख्याल से शायद वो दिन भी नहीं बीतता, दूसरे दिन तक लागू हो जाती, चालू हो जाती। लेकिन एक बात है कि बिगड़े बोल कोई नई बात नहीं। मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी आप ले गए कि बिगड़े बोल इनके लिए कभी भी नई बात नहीं। अब आप देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के यही नवीन है, ये इतने संवेदनशील होते हैं। ये इन्होंने इनका ट्वीट किया। एक विनोद दुआ, एक हमारे एक बड़े ख्यातिनाम पत्रकार थे, उनके खिलाफ इन्होंने ही रिपोर्ट लिखाई। क्या था उसमें? उन्होंने किया क्या था? किस बात पर रिपोर्ट लिखाई गई?
उन्होंने नरेंद्र मोदी का प्रधान सेवक का जिक्र करते हुए कुछ एक संदर्भ दिया था ना, क्या वो संदर्भ गलत था? क्या पत्रकार नजरिए से तुलनात्मक तौर पे क्या कोई टिप्पणी नहीं की जाती? लेकिन अब वो हुआ, उनको वहां जाना पड़ा, जमानत के लिए भी करना पड़ा। लेकिन एक बात है, आपने जो सबसे महत्वपूर्ण जो जो आपने जो टॉपिक रखा पूरे अ, इस बहस का, वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। आपने बहुत ही लिखा, बदजुबानी होने वाला ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। और आपने बिल्कुल एक लाइन में सारा पहलू सारे सब कुछ स्पष्ट कर दिया। अब अगर आप याद करें कि विश्व के स्तर पर अगर आप मुस्लिमों को अगर लगातार कटघरे में खड़ा करते रहेंगे, एक समुदाय को, एक वर्ग को, एक कौम को अगर आप लगातार कटघरे में खड़ा करते रहेंगे और उसको अगर अपना वोट हथियाने का अगर आप जरिया मानेंगे, मुस्लिम और दूसरा पाक, यहाँ तो मामला उससे भी आगे बढ़ गया। यहाँ तो आप उनके पैगंबर पर चले गए। तो सवाल है कि जब पैगंबर पर आप जाएंगे फिर आप ये सोचेंगे कि कोई रिएक्शन ना हो, तो ये तो बात गलत है। भारत में मुस्लिमों को कॉर्नर किया जा रहा है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है, ये बात मुस्लिम समुदाय में और खाड़ी देशों में ये कोई छिपी हुई नहीं है। पहले भी कई मर्तबा वो लोग इस तरीके के बयान दे चुके हैं। चाहे वो, अब मैं इस पे नहीं जाता कि वो कश्मीर सॉलिडेरिटी पे क्या बोलते हैं, क्या, मैं उस पे नहीं जाता। लेकिन भारत में मुस्लिमों के अल्पसंख्यकों के प्रति जो भेदभाव हो रहा है, इसके बारे में पहले भी वो लोग खाड़ी देश वाले चिंता जता चुके हैं। आप कब जागते हैं? आप तब जागते हैं। एक चीज मेरे को नहीं समझ में आई कि जब भारतीय जनता पार्टी इतनी संवेदनशील है तो उसने खुद कार्रवाई क्यों नहीं करी? कितने दिन इंतजार कर रही थी? क्या वो कतर के का बयान के क्यों इंतजार कर रही थी? उसने खुद क्यों नहीं एक्शन लिया? पहले ही क्यों नहीं एक्शन ले लिया? कुछ घंटे बीते तो क्यों बीते कुछ घंटे? हमको ये भी सोचना पड़ेगा वो क्या चाह रहे थे। एक बात, अब दो, अब मुस्लिम देशों ने जब आपको बाइकॉट वाली बात कर दी तो आपके, देखिए, आर्थिक चोट कुछ कंपनियों पे पहुंचती, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। लेकिन आपकी जो स्थिति निरंतर जो बदतर होती जा रही है, लगातार जो आपकी जो तस्वीर है, एक सहिष्णुता वाली, एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली जो एक तस्वीर है, वो तस्वीर लगातार बदरंग होती चली जा रही है। अभी चंद रोज पहले, मतलब पिछले हफ्ते ही, अमेरिका की उसने स्टेट ने भी एक रिपोर्ट दिया था। उसमें भी लिखा था कि 2021 अल्पसंख्यकों के लिए भारत में अच्छा नहीं रहा है। तो सवाल ये है कि ऐसी नौबत बार बार क्यों आती है? और जहां तक आप असहज होने वाली बात है, मैं सवाल के बदला सेकंड राउंड के लिए मैं छोड़ूंगा बात। असहज होने वाली बात यह है कि जब आपने धारा 370 हटाई थी तो आप इतने असहज हो गए थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और या खाड़ी देशों या मुस्लिम देशों के आधार पर, तो आपने यूरोपियन यूनियन के कई ऐसे राजदूतों को वहां की सैर कराई थी। उसकी फोटो छपी है सब जगह। और वो राजदूत थे जिनकी अपने देशों में कोई, कुछ तकनीकी व्यवधान आ गया है। आलोक जी की बात लगभग पूरी होगी, लेकिन शायद वो अपनी बात का आखिरी स्टैंजा नहीं दर्शकों तक पहुंचा पाए। दूसरे राउंड में आएंगे। बिलाल साहब, आपने देखा कि भाई किस तरह एक तो असहज होने वाली स्थिति आई, जैसा आलोक जी ने बताया। दूसरी बात, बिलाल साहब आपसे सवाल लेंगे, पहले ओवैसी साहब का एक बयान हम सुना देते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि आप बोलेंगे तो ज़्यादा चीज़ें और क्लियर होंगी। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आइंदा हफ्ते आने वाले हैं। ईरान हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर बोलता है कि आपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की है, माफी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट खतर में है, उनकी खतर मौजूदगी में एम्बेसडर को बुलाकर कहा जाता है कि इतनी बड़ी बेइज्जती भारत की। कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? और मैं फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, इंडियाज इंटरनल मैटर्स, नाउ व्हाट इज दिस, प्लीज टेल अस, बताइए। हमारा देश का अंदरूनी मामला आप सब जगह बोलते हैं जयशंकर साहब, ये कौन सा इंटरनल मैटर हो गया? अब ये इस तरह के बयानात देकर 10 दिन तक खामोश बैठकर और भारत के मुसलमानों को उनकी आवाज को नहीं सुनना प्रधानमंत्री की, ये प्रधानमंत्री भारत के मुसलमानों की नहीं बल्कि भारत के शहरियों की बेइज्जती कर रहे हैं। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर करा रहे हैं कि एक्शन लीजिए, मगर आप अब एक्शन किस पे लेते? कानपुर पे एक्शन लेते, जहां पर 34 मुसलमानों पर एनएसए लग गया, और आपकी स्पोक्स पर्सन आराम से अपने घर में बैठी है, कोई उन पर एक्शन नहीं लेगा।
अगर आज कोई फेसबुक पोस्ट पर या ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बक दे तो 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। कि देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई अनाप शनाप बकेगा और प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकेगा तो आप एक्शन नहीं लेंगे, देश के प्रधानमंत्री पे लेंगे। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं, एक्शन लीजिए। आप हमारे प्रधानमंत्री, आप एक्शन नहीं लेते। मिलाल साहब, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई हम 10 दिन से पुकार रहे थे, एक्शन लीजिए। आपने एक्शन किन परिस्थितियों में लेगा, ये बड़ा सवाल है। तो क्या एक्शन लेने में बीजेपी प्रवक्ता पर देरी हुई, और वो कह रहे हैं कि भाई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, तो क्या इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं आप? देखिए दुर्गेंद्र जी, कुछ समय पहले मैंने आपके चैनल पर यह बात रखी थी कि ज्ञानवापी मस्जिद जो विवाद है ये न्यायालय के अधीन है और ये मामला फिलहाल न्यायालय में चला गया और सभी टेलीविजन चैनल्स को इस पर कराई जाने वाली डिबेट से एहतियात रखनी चाहिए, क्योंकि जो मामला न्यायालय में तय होना है वो टेलीविजन की डिबेट्स में नहीं तय हो सकता। और अगर आप इसे टेलीविजन की डिबेट्स में तय करने की बात करते हैं तो यकीनन वहां पर जो खामियां है या बदजुबानी की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी गुंजाइश बन जाती है। इस उदाहरण को आप इस तरह से समझिए कि जब आप किसी को बार में इनवाइट करें तो वो वहां पर ड्रिंक्स करना ही पसंद करेगा, ना कि शिकंजी पीना। और जब जिस आदमी को गाली बकने की आदत हो तो वो शराब पीकर गाली बेतकल्लुफी से बकेगा। तो मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि देश के जो टेलीविजन चैनल हैं वो जब इन विवादित मुद्दों पर डिबेट को इनवाइट करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तो देश के अंदर एक तनाव की स्थिति पैदा होती है और एक वातावरण दूषित होता है, या उस वातावरण को आप कहिए कि एक सांप्रदायिक वातावरण दूषित होता है जिसका प्रभाव समाज पर आता है और देश के अंदर एक सांप्रदायिक तनाव को महसूस करता है। देखिए सभी चैनल्स इसमें शामिल नहीं है, हर चीज का एक अपना अपवाद होता है। तो दरअसल जब आप इन चैनल्स को बराबर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं इस टाइप की डिबेट्स का, तो ये जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की होती है कि वो चैनल्स की अकाउंटेबिलिटी तय करे कि जो विषय न्यायालय के अधीन है उन पर डिबेट से बचा जाए। अब आते हैं नूपुर शर्मा के विषय पर। देखिए नूपुर शर्मा से जो एक गलती हुई, और या ये कह सकते हैं जो देश के अंदर हेटरेट की पॉलिटिक्स है या जो डोमेस्टिक हेटरेट की पॉलिटिक्स है, उसने भारत की विदेशी नीति को किस तरह से प्रभावित किया है, ये उसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है, या ये उसकी बहुत खुली परिस्थितियों में उसका एक साफ एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है कि आज हमको किस बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें इन चीजों की एहतियात रखनी चाहिए कि हम जो बोले उसको सोच समझ के बोले, नाप तोल के बोले और संयम से काम ले। खास तौर से जब नूपुर शर्मा ये बोल रही थी तो ये देन एंड देयर एंकर की जिम्मेदारी थी कि उसको पॉइंट आउट करता। आप पूरी डिबेट में देखिए एंकर खामोशी अख्तियार किए हुए और इस डिबेट को लिंगर ऑन कर रहा है। तो ये सब चीजें परिस्थितियां देश के अंदर पैदा होंगी और इन चीजों की गुंजाइश आगे भी बनी रहेगी, जिस तरह से पहले इस तरह की बदजुबानियां होती रही है। ये सिर्फ नूपुर शर्मा का मसला नहीं है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष के व्यक्ति हो या वो दूसरे बहुसंख्यक हिंदू पक्ष के लोग हो। जब आप संवेदनशील विषय पर कोई डिबेट इनवाइट करते हैं तो उस विषय पर चैनल्स की जिम्मेदारी है कि संवेदनशील लोगों को भी इनवाइट करें। अगर आप संवेदनशील विषय पर इनसेंसिटिव लोगों को इनवाइट करेंगे तो इस तरह के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है बिलाल साहब, बिल्कुल ठीक बात आपने कही, बड़ी बात पते की कही आपने कि भाई इस तरह के मसले, एक तो इस पर डिबेट होनी नहीं चाहिए चैनल पे कि भाई ये डिबेटेबल नहीं है तो कोर्ट में बहस होनी चाहिए, वकील साहब बहस करें, जो फैसला है वो सुना दिया जाए, चैनल चला लें। हम और आप लगातार जब भी हमने ज्ञानवापी का विषय लिया तो इस बात को हम लोगों ने बहुत पुरजोर तरीके से कहा कि भाई इस पर बचना चाहिए, जो डिबेट हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट है उससे बचना चाहिए।
और बहुत संभल कर, अगर लीगल पक्ष का कोई व्यक्ति है तो उससे भी बहुत संभल के बातचीत करनी चाहिए। और हमें आपको तो बहुत ज़्यादा लिमिट से जाके कहीं कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक और सवाल उठता है बिलाल साहब कि ये जो लोग बहुत सारे हैं, ये नूपुर शर्मा की बात हो गई, बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम धर्मगुरु बन के चैनलों में बैठ जाते हैं। अब उनकी पता नहीं वो कहाँ के धर्मगुरु हैं क्या नहीं हैं। ऐसे लोगों को भी कम से कम मुझे लगता है बहुत एहतियात बरतना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि भाई किसी को आपने हिंदू धर्मगुरु, किसी को आपने मुस्लिम धर्मगुरु बना लिया। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक पर रुक रहे हैं, इस पर जवाब लेंगे आलोक जी का। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये लो बेटा तुम्हारा नया टीवी। थैंक यू। और अम्मा राम राम। घर में और कौन कौन है? मैं, तेरे दादा, बेटा, बहू, पोती और मोती जी। माने पीएम नरेंद्र मोदी रिश्तेदार है अम्मा। देख, मोदी जी ने तेरे दादाजी का ऑपरेशन करवाया, घर में पानी, बिजली, गैस, टॉयलेट सब लगवाया। नहीं समझा? इधर आ। देख बेटा, जो परिवार का होता है उसका घर में नहीं दिल में रहना जरूरी होता है। दुख दर्द क्या होते हैं उनको बहुत निकट से अनुभव किया है, और वही अनुभव है जिसको लेकर के आज एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा है। सही है अम्मा, मोदी जी मेरा परिवार है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इस ब्रेक पर हम जा रहे हैं तो एक सवाल हमने रखा था कि भाई ये जो हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु ये बनकर जो चैनलों में बैठ जाते हैं, क्या ऐसे लोग माहौल नहीं बिगाड़ते? क्या ऐसे लोग एक बड़ी आबादी को प्रभावित नहीं करते, उन्हें उकसाते नहीं हैं? ये सवाल हमने बिलाल साहब के पास रखा था। अब हम इस सवाल को लेकर आलोक भदौरिया जी के पास जाएंगे। बिलाल साहब से इसके बाद हम इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। आलोक जी, ये अक्सर देखने को मिलता है कि चैनल में बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, और ये ऐसी डिबेट करते हैं, ऐसा कह देते हैं कि बिल्कुल गजब है, और उससे एक परसेप्शन बनता है। एक मेरा अपना मत है कि कहीं ना कहीं लोग प्रभावित होते हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं सहिष्णुता की कमी आ जाती है। बात आपकी सही है, लेकिन इसके पीछे एक होना चाहिए, एक कमर्शियल एक मजबूरी भी होती है चैनल्स की। उनको एक अपनी टीआरपी को, मतलब टाइम को अपने को ध्यान रखना है कि कैसे बढ़ें, कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, तो इस तरीके की चीजें करते हैं। लेकिन ये संवेदनशील पत्रकारिता नहीं है, ये जवाबदेह पत्रकारिता नहीं है, जिम्मेदार पत्रकारिता नहीं।
आप जब कोई भी अगर ऐसा टॉपिक करते हैं, अभी जैसे बिलाल साहब ने भी बिल्कुल सही बात कही, अपनी बहुत सही लफ्जों का इस्तेमाल किया। एक एंकर की एक भूमिका होती है, एंकर की भूमिका किसी वक्त भी कर सकता है। अगर आप भी जानते हैं टेलीविजन की दुनिया, आपके पास में कुछ सेकंड्स होते हैं, उसको एयर होने से पहले आप उसको रोक सकते हैं। वो चंद सेकंड है जो एक बोलचाल में बोला जाता है ना कि काट दो, चैनल का बड़े एक प्रसिद्ध जुमला भी है, काट दो जल्दी का बहस आयोजित करवाना, जिसमें आपके टाइम तो छुपा हुआ है। केवल अगर फाइनेंशियल एजेंडा होता तो मैं मानता कि मैं कभी आप हमेशा ऐसे लोगों को आप नहीं बुलाते, उनको रोक देते। लेकिन आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, वो इसलिए कहा जा सकता है कि जब एक से ज्यादा तकनीकी व्यवधान, आलोक जी की आवाज़ दर्शकों तक बिल्कुल नहीं पहुंच रही। आलोक जी क्षमा चाहते हैं, बिलाल साहब के पास चलते हैं। बिलाल साहब, जो मैंने सवाल रखा, आलोक जी ने लगभग उससे सहमति जताई, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? यहाँ तक कहा जा रहा है कि रेंटल लोग हैं, बहुत सारी हमने टिप्पणियाँ आज देखी ट्विटर पर चल रही थी इसको लेकर के, भाई जो रेंटल लोग हैं ना, ये किराए के लोग जो आ जाते हैं बैठ जाते हैं, दोनों पक्ष में है, दोनों पक्ष में ये लोग जो रेंटल लोग हैं ना, ये इनकी वजह से भी माहौल खराब होता। कितना सहमत हैं आप इससे? देखिए दुर्गेंद्र जी, मैं दोनों टेलीविजन, दोनों माध्यमों को जानता हूं, क्योंकि मैं प्रिंट का भी पत्रकार रहा हूं और टेलीविजन का फिलहाल मैं पत्रकार हूं। मैं दोनों मीडियम्स को जानता हूं। जहां तक टेलीविजन पत्रकारिता का सवाल है, मैं यहां सवाल करना चाहता हूं कि जब डिबेट हो रही होती है और जो पार्टिसिपेंट होता है, जब वो पार्टिसिपेंट एंकर पे व्यक्तिगत हमला करता है तो एंकर फौरन डिफेंड करने लगता है। लेकिन जब वो पार्टिसिपेंट किसी भी समुदाय के धार्मिक एक पॉइंट पर हमला करता है, तब एंकर खामोश क्यों रहता है? सवाल यह है कि जिस तरह से लोग इनवाइट किए जाते हैं वो बहुत लो प्रोफाइल लोग होते हैं। मैं यहां पर चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन परसेप्शन में उसे बहुत तेज चैनल, आज तक का सबसे तेज चैनल कहा जाता है। उसके अंदर बहुत सारे धार्मिक उल्मा इस टाइप के बुलाए जाते हैं, जो मोहल्ले में प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो ग्रेजुएट भी नहीं होते लेकिन जिनकी दाढ़ी होती है, और वो टेलीविजन पे धार्मिक उल्माओं कह के बिठाए जाते हैं, और वो मेरे पड़ोस में रहते हैं। तो बड़ा अफसोस होता है कि उन चैनलों पे हम कैसे जाएं जहां पर एक अंगूठा टेक आदमी धार्मिक उल्मा होके बैठ रहा है, तो हम कैसे बैठ जाएं उस चैनलों पर? तो ये देश के अंदर मैंने एक ऑन रिकॉर्ड ट्वीट किया था, जिसपे मैंने ये कहा था कि इस टीआरपी ने देश का वातावरण खराब किया है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि टीआरपी को क्रेडिबिलिटी से जोड़ दे। जो चैनल अपनी क्रेडिबिलिटी रखते हैं, क्योंकि न्यूज विषय वस्तु, जिस विषय वस्तु का नाम है वो भरोसे पर होती है, और जब न्यूज में भरोसा ही नहीं है तो वो न्यूज काहे की? तो जब तक आप चैनल्स की टीआरपी को उस चैनल की क्रेडिबिलिटी से नहीं जोड़ेंगे तो ये हरकतें होती रहेंगी। और जो चैनल क्रेडिबिलिटी लेवल का क्वालिफाई करे उसको सरकारी ऐड मिलना चाहिए। तो ये इस समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है। ये रिकॉर्ड पर मेरा ट्वीट है और जिसको मैंने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को टैग कर रखा है। तो जब तक आप चैनल्स की टीआरपी को उसकी क्रेडिबिलिटी से नहीं जोड़ेंगे तब तक ये समस्या पैदा होती रहेगी। टीआरपी के नाम पर, टीआरपी व्यूअरशिप पे डिपेंड करती है और क्रेडिबिलिटी भरोसे पर डिपेंड करती है, और भरोसा जीतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट बिठाने पड़ते हैं, उसके लिए आपको संवेदनशील लोग बिठाने पड़ते हैं। टीआरपी के लिए आप मुर्गे लड़ाते हैं। यह समस्या है। ठीक बात है। वर्षों भरोसा जीतने के लिए वर्षों लग जाते हैं, तब कोई मीडिया संस्थान, कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार जनता का भरोसा जीत पाता है। अभी कुछ दिनों तक, करीब लगभग 1 साल तक टीआरपी बंद रही, तो मुझे लगता कहीं ना कहीं टीआरपी आ नहीं रही थी,
एक टीआरपी घोटाले के बाद टीआरपी आ नहीं रही थी, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ ना कुछ तो अंतर जरूर था। दोनों मेहमान एक राय इस मसले पर हुए कि भाई कम से कम एंकर की भूमिका को दोनों मेहमानों ने, हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रहे हैं, आलोक जी और बिलाल साहब, दोनों ने रखा कि भाई एंकर का मूक रहना, शांत रहना इस विषय पर बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि एंकर पर डिबेट करने लगूं, लेकिन मैं भी अगर इस प्रोग्राम को एंकर कर रहा हूं और बिलाल साहब या आलोक जी कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे कोई हर्ट होता है, तो मैं तुरंत रोकूंगा और निंदा करूंगा इस मंच से और कहूंगा कि आपके बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते और खबरदार इस तरह के बयान हमारे टीवी चैनल पर मत दीजिएगा, और बाकायदे माफ़ी मांगूंगा। अगर इतना काम एंकर कर देती तो शायद ये नहीं होता। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बातें आपने रखी, बहुत आसान उदाहरण से समझाया कि किस तरीके से दरअसल ये प्रकरण हुआ, कैसे हमको विदेशों में असहज होना पड़ा और अंत में कार्रवाई में क्यों देर हुई, इस पर ओवैसी भी सवाल उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि टाइमिंग का ही दुनिया में खेल है। अब मंथन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उपचुनाव की। उपचुनाव में आर पार, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर में 2 जगह उपचुनाव हैं। एक जगह समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, पहले नाराज अब खुश हो गए हैं, आजम खां साहब, वो सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि विधानसभा चुनाव जीत गए, तो उन्होंने विधानसभा में रहना ज़्यादा मुफीद समझा। इसी तरीके से अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, आजमगढ़ से सांसद थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और नेता विरोधी दल बन गए विधानसभा में। सदन की जो उनकी ओपनिंग पारी भी थी, उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो उनकी ओपनिंग पारी थी, वो भी बड़ी शानदार रही। अखिलेश जाहिर सी बात है उत्साह से लबरेज हैं। अब दोनों स्थानों पर प्रत्याशी चयन करना था, ये बड़ा कठिन काम था समाजवादी पार्टी के लिए। आजम खां साहब को अखिलेश ने इशारा भी किया कि अपनी बेगम तंजीम फातिमा या परिवार के किसी व्यक्ति को आप लड़ा सकते हैं, लेकिन आजम खां साहब ये बिल्कुल अब इस बार नहीं चाहते थे कि भाई आजम खां ये चाहते थे कि वो कम से कम, अब वो विधायक हैं, बेटा विधायक है, तो अब सांसदी किसी और के पास जानी चाहिए। शायद राजनीति की इस समय मांग भी है और वक्त का तकाजा भी है। इसीलिए आजम खां साहब ने अपने सबसे निकट असीम साहब को, मोहम्मद असीम को लोकसभा का टिकट दिलवा दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार ओबीसी प्रत्याशी उतारा है मैदान में और वहां मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की। बहुजन समाज पार्टी ने रामपुर का उपचुनाव लड़ने से मना कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी रामपुर के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने से मना कर दिया। तो रामपुर में मुकाबला सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, यानी आर पार। लेकिन आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल निरहुआ, जो 3.25 लाख वोट से हारे थे पिछले बार अखिलेश यादव से, वो इस बार फिर मैदान में हैं और उनके सामने हैं अखिलेश यादव के छोटे भाई धर्मेंद्र यादव, जो बदायूं से सांसदी का चुनाव हार गए थे, कई बार के वो सांसद भी हैं। धर्मेंद्र यादव उतर आए हैं मैदान में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाई देखो फिर परिवारवाद। स्वतंत्र देव ने वास्तव में क्या कहा परिवारवाद पर, उनकी चुटकी, उसको जरा सुनिए। लोकप्रिय प्रत्याशी दिनेश निरहुआ जी को पिछली बार भी जनता जनार्दन का जबरदस्त आशीर्वाद मिला था। वह आशीर्वाद अब चुनाव में काम आएगा। जो 2-3 दिन से चर्चाएं हैं, जो हम लोग सुन रहे हैं, आजमगढ़ के लोकसभा के लोगों का मन है और मन भी बन चुका है। जो हमें दिखाई देता है अब उनके प्रत्याशी आ जाएं, लोकल का कार्यकर्ता आता है कि बड़ा नेता आता है, कौन आता है, एक बार आ जाए, या परिवार के आते हैं, कौन आता है, एक बार क्लियर हो जाए।
तो वह सब वंशवाद की पार्टियां, इसलिए आजमगढ़ के लोग, आजमगढ़ का इस बार जो हमें चुनाव दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर बसपा से फाइट होगा। बसपा से सीधे फाइट बीजेपी की होगी, जो मुझे दिखाई दे रहा है सामाजिक समीकरण के हिसाब से। स्वतंत्र देव इस मुकाबले को कहीं और ले जा रहे हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने भी बहुत यहाँ कुछ अलग करने के लिए ये कहे कि समाजवादी पार्टी से अपना हिसाब किताब निपटाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कभी सबसे धनी विधायक रहे नेता को उतार दिया है मैदान में। और वो अभी विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था, तो वो ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़े थे और 50,000 के करीब वोट पाए थे। इस बार वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और स्वतंत्र देव कह रहे हैं कि भाई बसपा से उनका सीधा मुकाबला है, समाजवादी पार्टी तो मुकाबले में ही नहीं है। ये बात गले उतर नहीं रही। गुड्डू जमाली की बात हम कर रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। बड़ा गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में भी आए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐन वक्त पर उन्हें टिकट नहीं दिया, तो फिर बसपा में लौट गए और बसपा ने उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। पैसे भी अच्छे खासे उनके पास हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव भी बेहतरीन लड़ेंगे। और ये भी खबरें हैं कि कहीं ना कहीं कोई आंकड़ा, कोई गणित, कोई अंक गणित जरूर लगा हुआ है। अब धर्मेंद्र यादव और निरहुआ ने इस चुनाव के बाबत क्या कहा, उसको सुनिए। का मिलल बा हमनी के काहे कि उपचुनाव है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बा, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बा। जैसे आप लोग सबके मौका देनी, वैसे एक मौका हमरो के दें। अगर हम ये 2 साल में आप खातिर के, आजमगढ़ खातिर के बाकी लोग से अच्छा ना करब तो बदल दिया लोग, काहे कि आप लोग के फिर 2 साल बाद चुनाव मिले वाला है। बस ये कहल चाहब। देखा केहू न केहू अबे करी, कई लोग के नाम आवता, लेकिन जितना मजबूत प्रत्याशी आई लड़े में उतने मजा आई। काहे कि जी आशीर्वाद बहुत मिला था और सब लोग, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, सपा से लड़ाई कोई है नहीं। इस बार लड़ाई जो है वो बसपा से है। आजमगढ़ खातिर जाति पर बहुत हो गए, अब थोड़ा आजमगढ़ खातिर वोट हुई और ये आजमगढ़ के जनता मूड बना ले कि अब थोड़ा आजमगढ़ खातिर के सोचल जाई और आजमगढ़ में भी कमल खिलावल जाई। बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो गुड्डू जमाली जी हैं, तो वो आप आंकड़ा समझ सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट है वो उधर शिफ्ट हो रहा है। इस बार बहुत एक बड़ी बात हुई है कि सभी जो यादव और मुसलमान भी नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों की वजह से काफी लोग जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो भाजपा तो बहुत ऊंच बात कहती है, भाजपा के कहने पे न जाए, पहले वो अपने परिवारवाद को देखें। कहा जाता है कि आजमगढ़ जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था ये संघर्ष का परिवारवाद है, ये कोई सत्ता का परिवारवाद लेके हम लोग नहीं आए, हम जनता के बीच में संघर्ष के लिए आए। आज आजमगढ़ की जनता ने ये मौका दिया है, तो मुझे यकीन है कि आजमगढ़ की जनता का भी बहुत व्यापक आशीर्वाद मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के लोगों ने, जैसा मैंने कहा, कि हमेशा समाजवादी ताकतों को मौका दिया है। इस उपचुनाव में भी ऐतिहासिक तौर पर समाजवादी पार्टी को लोग ताकत देंगे। और ये लोग जो झूठ की बुनियाद पर राजनीति कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि बेरोजगारी के नाम पे उठाइए, महंगाई के नाम पे देखिए, गरीबों की आमदनी दूनी करने के नाम पे देखिए, राशन के नाम पे कैसा सौतेला व्यवहार हुआ, महंगाई कब बढ़ाई जाती है, कब घटाई जाती है, जनता बेहतर तरीके से जानती है। धर्मेंद्र यादव बहुत दिनों बाद रिचार्ज नजर आ रहे हैं, टिकट मिल गया। उम्मीद कमे थी उनको, सोच रहे थे कि डिम्पल भाभी लड़ेंगी, लेकिन अखिलेश भैया ने सुन लिए कि चलो भाई ठीक है, लगेगा आरोप परिवारवाद का, लेकिन अब टिकट तो देना ही पड़ेगा ना। अगर घर का कोई नेता है तो 4-5 बार सांसद रह चुका, तो चुनाव तो लड़ाना ही पड़ेगा। धर्मेंद्र यादव को उतार दिया मैदान में, लेकिन धर्मेंद्र यादव के रास्ते इतने आसान नहीं हैं दिल्ली पहुंचने के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है, व्यूह रचना की है गुड्डू जमाली को आगे करके, बीजेपी के लिए
एक अलग तरीके का अनुभव हो गया चुनाव। समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल भरा चुनाव यहाँ का होगा। रामपुर के बारे में तो हम कह सकते हैं कि आजम खां जिसकी पीठ पर हाथ रख देंगे उसकी नैया पार हो जाएगी, लेकिन आजमगढ़ में ऐसा नहीं है। आजमगढ़ में मामला फंसने की उम्मीद है। अब बात करते हैं एक ऐसे आतंकवादी की जिसने 16 साल पहले काशी में, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में सीरियल ब्लास्ट किए थे और उसमें 18 लोगों की जान गई थी। 18 निर्दोष लोगों की जान गई थी काशी में, एक के बाद सीरियल ब्लास्ट। वलीउल्लाह, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी खूंखार आतंकवादी की है और ये इस मामले में आरोपी है और जेल में बंद है इस वक्त। आतंकवादी खतरे के कारण वलीउल्लाह का मामला, उसकी जो सुनवाई थी वो वाराणसी में न करा के उसकी सुनवाई गाजियाबाद के जिला एवं सत्र न्यायालय में हो रही थी, गाजियाबाद में, ताकि कोई इस तरीके का हमला अटैक या कोई बात ना हो। 7 मार्च 2016 को सीरियल ब्लास्ट काशी में हुए थे। ये वो तारीख थी, वो काली तारीख थी जब 18 लोग इस सीरियल ब्लास्ट में मारे गए और 70 से ज़्यादा, तकरीबन 1 सैकड़ा लोग घायल हुए थे। काफ़ी भाग दौड़, सुराग रसी, पता रसी के बाद वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया गया। तो खूंखार आतंकी संगठन से ताल्लुक़ रखता है। वलीउल्लाह समेत कई लोगों ने साजिश को अंजाम दिया था। आज गाजियाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वलीउल्लाह को फांसी की सज़ा सुनाई इस सीरियल ब्लास्ट के मामले में, और एक अन्य मामले में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इस शासकीय अधिवक्ता रामचंद्र शर्मा से हमारे सहयोगी जबीर मावी ने बातचीत की। सजा क्यों हुई, कैसे हुई, क्या सबूत थे, इस बाबत रामचंद्र शर्मा जो शासकीय अधिवक्ता हैं गाजियाबाद के, उनसे खास बातचीत सुनिए। साथ मौजूद आरडीसी राकेश चंद शर्मा जी, जिनसे बात करें। सर, आज वलीउल्लाह को सजा हुई है, क्या कहेंगे, किस तरह? ये न्यायिक प्रक्रिया है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर, कितने संतुष्ट हैं इस सजा से? मैं संतुष्ट हूँ। अब जो अगली प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, किस तरह की होगी? अगली प्रक्रिया न्यायालय के द्वारा होगी। ऑनरेबल हाईकोर्ट जाएगा। मृत्युदंड की जो सजा है वो कंफर्मेशन के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट जाएगी। सर, क्या पक्ष आपने रखा था? यार, ये तो तुम वैसे ही ले लेते हैं, मैं फिर पढ़ूंगा इसे पूरे को। मैंने ये कहा था कि ये एक आतंकवादी घटना है और माननीय न्यायालय ने दोष सिद्ध किया है और ये घटना हृदय विदारक थी। बहुत आत्मीय जनों को लोगों ने खोया है। 16 लोग इसमें मारे गए थे और कुल मिलाकर दोनों घटनाओं में 76 लोग अपंग हुए थे, मतलब घायल हुए थे जी। कि जो भी प्रक्रिया है, आप पूरी तरह मैंने बताया, ये नहीं कह सकता मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे अपील भी करनी है, नहीं कह सकता। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ जुडिशरी राकेश जी, जिन्होंने कहा, राजेश जी, जिन्होंने बताया कि जो सजा हुई है उसको लेकर जो सुनवाई हुई है, राजेश शर्मा जी ने कहा कि वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं और अब जो अगली कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई है, कानून उस पर अपना काम करेगा। जयवीर मावी, के न्यूज गाजियाबाद। हमारे सहयोगी जबीर मावी ने जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा जी से खास बातचीत की, वो आपने सुनी। राजेश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। शर्मा जी, बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन के न्यूज़ पर, बहुत आभार हमें और हमारे दर्शकों को वक्त देने के लिए। राजेश जी, आप लगातार इस मामले की पैरवी कर रहे हैं और आपने आज अंततः इसको फांसी की सजा इस खूंखार आतंकवादी को दी गई है। जिस वक्त इस आतंकवादी को सजा सुनाई जा रही थी, क्या भाव भंगिमा थी, क्या उसका जो रिएक्शन था कोर्ट के अंदर? राजेश जी, शर्मा जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? शर्मा जी, आवाज मिल रही है? मुझे लगता है माफ़ी के साथ में शर्मा जी से हम विदा लेंगे और धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि शर्मा जी का नेटवर्क मिल नहीं रहा है और बहुत ही वीक नेटवर्क के कारण कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते भी हैं कि कुछ बात अपने दर्शकों तक एक्सपर्ट की रखें, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। और वास्तव में ये बहुत ही अपने आप में बहुत सारे
लोगों की जान चली गई थी, 16 लोगों की जान चली गई थी जैसा कि ऑन रिकॉर्ड है, और 76 लोग अपंग हुए थे, घायल हुए थे। बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हुए थे। एक तरीके से दहशत, ऐसा लगा था कि उत्तर प्रदेश में भी एक तरीके से आतंकवाद की जो फसल है वो एक तरीके से लहलहाने लगी है। लेकिन बधाई की बात है, सुरक्षा एजेंसियां और हमारी न्याय व्यवस्था हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि शर्मा जी शासकीय अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चूंकि नेटवर्क की दिक्कत है तो मैं बहुत जल्दी से एक सवाल कर लेता हूं। शर्मा जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, आपका बहुत आभार समय देने के लिए के न्यूज़ को। हमारे करोड़ों दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं। जिस वक्त इस आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाई गई उस वक्त क्या इसका रिएक्शन था, चेहरे की भाव भंगिमा क्या थी इसकी? पश्चाताप का भाव नहीं था। अच्छा, पश्चाताप नहीं था, पश्चाताप का कोई भाव नहीं था, पश्चाताप का भाव नहीं था। निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने बहुत मजबूत सबूत रखे होंगे तब इसको फांसी की सजा हुई है। और जो उम्र कैद की सजा हुई शर्मा जी, वो किस मुकदमे में हुई है? ये मुकदमा संकट मोचक मंदिर पर हमले से संबंधित है सर। अच्छा, संकट मोचक मंदिर में हमले वाला मसला है ये सर। इसमें 7 लोगों की जानें गई थी। अच्छा, तो इसमें और ये फांसी वाला मसला, फांसी ओवरऑल में दी गई है, पूरा ब्लास्ट था उस मामले में? थोड़ा सा इसको जरा डिफरेंशिएट करिए। ये सर 3 मुकदमे थे जी। एक जीआरपी वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से संबंधित था जी, और दूसरा दशाश्वमेध घाट जम्मू फाटक रेलिंग के सामने का था जी, और एक संकट मोचक का था जी। जीआरपी वाले में बम ब्लास्ट हुआ था रेलवे स्टेशन पर, प्रथम श्रेणी यात्री आवास कक्ष के सामने जी, और दूसरा हुआ था संकट मोचक मंदिर में, मंदिर के बाहर जी। तीसरा ये बम प्लांट किया गया था दशाश्वमेध घाट थाना क्षेत्र में जी। जो जीआरपी वाला था उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने एक्विटल किया था जी, और संकट मोचक वाले मामले में सजा की है। अच्छा, संकट मोचन वाले मामले में सजा की है, उम्र कैद की सजा की है। और उसके साथ साथ 3, 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम लगा था जी, उसमें आजीवन कारावास की सजा की है जी। तो ये इसके साथ साथ जी, हाँ सर जी कहिए, बोलिए। इसके साथ साथ 15-16 अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम जी, इसके अंतर्गत भी आजीवन कारावास की सजा हुई है इसको। शर्मा जी, एक जांच पड़ताल में ये आया था कि कुकर बम का इसने इस्तेमाल किया था, उसके भी एविडेंस कोर्ट में रखे गए होंगे। कुकर बम वाला ही मामला है जो दशाश्वमेध घाट वाला है, जम्मू रेलवे स्टेशन का जी। को जीवित बम बरामद हुआ था वो जी। अच्छा, और उसमें जी सर उसमें इसको आइडेंटिफाई किया गया था जी। वहाँ जो रेहड़ी पटड़ी लगाते हैं उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, क्योंकि बम ब्लास्ट हो चुके थे, सीरियल जीआरपी में हो गया था और यहाँ भी हो गया था संकट मोचक में भी। तो उन्होंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, वहाँ रेहड़ी पटड़ी वालों ने, कि ये एक कोई व्यक्ति आया था, वो थैला रख गया था। पुलिस ने उसको डिफ्यूज किया और फिर उन गवाहों ने न्यायालय में आकर ये शनाख्त किया कि यही वो व्यक्ति था जिसने बम प्लांट किया था। अच्छा, ये सुनवाई क्या किसी खतरे की वजह से गाजियाबाद में की गई है? जैसा कि जानकारी आ रही थी कि भाई काशी में इसकी सुनवाई नहीं हुई, वाराणसी में। काशी में उस समय ये आया था कि इसके लिए कोई लॉयर तैयार नहीं था काम करने के लिए इसके पक्ष में। अच्छा, इसके डिफेंस में इसकी सुरक्षा की भी दिक्कत आ रही थी जी। तो इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्पेशल डायरेक्शन दी थी कि ये गाजियाबाद में ट्रायल होगी और इसका एक्सक्लूसिवली ट्रायल सेशन जज गाजियाबाद करेंगे, कोई एडीजे नहीं करेगा। ठीक। अंतिम सवाल शर्मा जी कि ये पूरे कृत्य में, इतना खतरनाक कृत्य जो आतंकवादी घटना हुई, ये अकेला था या पूरा इसका एक कोई सीरियल कनेक्शन है इसमें? सर, इसमें 3 लोग और थे, जकारिया,
बशीर और एक है जकारिया बशीर मुस्तफीज जी। इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये बांग्लादेशी थे जी। और इनको ट्रेस नहीं किया जा सका। अच्छा, मतलब ये लापता हैं। और एक, हाँ, अभी तक भी लापता है। अच्छा। और इनमें से एक और था, इनका मोहम्मद जुबैर जी। ये लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 9/5/2006 मारा गया। ये टांडा बड़ौत का रहने वाला था, ये जो मारा गया है मुठभेड़ में, जो मारा गया है। तो इससे ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो 3 बांग्लादेशी थे और इसको भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर मारा गया है। जी जी जी। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें दूसरे मुल्कों की निश्चित तौर पर तार जुड़े हुए नहीं है, निश्चित तौर इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया शर्मा जी, हमारे दर्शकों को, हमारे करोड़ों दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। तो शासकीय अधिवक्ता गाजियाबाद ये बता रहे थे कि भाई इस पूरी घटना में बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन, बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान और बांग्लादेश से फंडेड जो आतंकवादी संगठन है, उनके हाथ से इनकार नहीं किया सकता, क्योंकि 3 लोग अभी भी लापता हैं। पुलिस ने दाखिल कर दिया है, चार्जशीट दाखिल कर दी कि वो पकड़े नहीं जा सके हैं। ये भी कहा है कि उनका हिंदुस्तान में कहीं पता नहीं चल पाया। वलीउल्लाह को सजा हुई है और एक मुठभेड़ में मारा जा चुका है। अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में हम बात करेंगे भाईजान की। भाईजान यानी सलमान खान। सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है, जहां उनके पिता मुंबई में टहलने जाते हैं जिस पार्क में, उस पार्क में एक चिट्ठी रखी हुई मिली है उस बेंच पर, जिस पर वो रोज बैठकर कुछ देर सुस्ताते हैं, विश्राम करते हैं। ये चिट्ठी लिखी हुई, उसमें धमकी दी गई है और ये कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें जो लॉरेंस बिश्नोई है, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 30 साल का गैंगस्टर है, दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई ने ही ये धमकी दी है सलमान खान को, यानी भाईजान को। 2018 में जब काले हिरन के शिकार के मामले में सलमान खान फंसे थे, उस वक्त भी एक सार्वजनिक बयान जेल जाते समय इस खूंखार गैंगस्टर ने दिया था कि उन्होंने, चूंकि बिश्नोई समाज काले हिरन की पूजा करता है, इस खूंखार गैंगस्टर ने तब भी सलमान खान को गोली मारने की धमकी दी थी। उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आज भी सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में मुंबई पुलिस के बहुत सारे बड़े अधिकारी पहुंचे और उन्होंने पूछताछ की, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान की जान माल को कोई नुकसान न हो, इसके लिए पूरी तरीके से केंद्रीय और राज्य की खुफिया एजेंसियां लग गई हैं। चलते चलते मैं एक वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं और उस वीडियो का मजमून बताते हैं कि लखनऊ का भूतनाथ मार्केट बहुत प्रसिद्ध मार्केट है, वहाँ कटोरा लेकर कुछ दुकानदार भीख मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की वो तस्वीर रखकर कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। इन दुकानदारों का आरोप है कि लखनऊ की जोनल अधिकारी प्रज्ञा सिंह ने दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर उनकी दुकानें तोड़ दी, उनका सामान तोड़ दिया, उनके सामने रोजी रोटी का संकट है और इसीलिए वो कटोरा लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाकर भीख मांग रहे हैं। अगर वास्तव में ये पीड़ित हैं तो सरकार को, नगर निगम को और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको इनकी प्रतिवेदन पर, इनकी पीड़ा पर ध्यान देना चाहिए। वीडियो देखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
भैया भूखा बच्चे मर रहे हैं, कहाँ करें, कहाँ जाइए, इसका दरवाजा करना चाहिए। अब तो यही करना ही पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा भैया जी। तेरह तारीख को बिना परमिशन के पूरी ये मार्केट हटा दी। पूरी मार्केट हटाने के बाद यहाँ से चली गई और क्या कहते हैं 30 तारीख को उसका दिवस था, वही दुकानें हटी जो बिल्डिंग रूम की हम मतलब पूरी रिपोर्ट दिया लेकिन वो नहीं मानी। इस कार्य